इसलिए वो डिसीजन मेरा खुद का था कि नवोदय छोड़ करके जामिया जाना, और उस डिसीजन आज तक मैं इस चीज़ से खुश हूँ। कोई भी आईआईटी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपना करियर किसी भी पाथ पे चूज कर सकते हैं। आईआईएम अहमदाबाद को जो फाउंडेशन हुआ है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हुआ। आईआईएम जाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप बेस्ट स्टूडेंट के साथ कम्पीट, एजुकेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा कर जाने का। यहाँ के बच्चों के लिए एक मेरा हमेशा से एक एडवाइस ये रहेगा कि 10th क्लास के बाद हमेशा से कैरियर आर्ट से लेकर के आप भी पढ़ सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं जो भी एमबीए करना चाह रहा है मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, आफ्टर ग्रेजुएशन आप काम कीजिए 2 साल, आप 3 साल काम कीजिए, नॉट मोर देन 3 इयर्स तक आप काम कीजिए, फिर आप एमबीए कीजिए। वो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप बेस्ट कंपनी में आप वहाँ से रिक्रूटमेंट होकर के। विमर्श परामर्श के आज के संवाद के इस एपिसोड में हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान हैं सरफराज आलम साहब। सरफराज आलम अभी वेदांता रिसोर्सेस में डिप्टी मैनेजर की हैसियत से दिल्ली में पोस्टेड हैं। शहर अररिया के गैयारी के रहने वाले हैं। मास्टर हारून साहब के साहबजादे हैं और आपने आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और फिर वहाँ से बीटेक करने के बाद फिर आपने आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। स्कूलिंग आपकी इसी शहर अररिया में हुई है, जो पहला कॉन्वेंट स्कूल अररिया में हुआ करता था, मिडलैंड स्कूल अभी भी है। वहाँ से बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन आपने लिया है। फिर उसके बाद 2-3 साल गर्ल्स आइडियल एकेडमी में आपने गुजारा। फिर नवोदय विद्यालय अररिया से वहाँ से आपने 8th क्लास तक का एजुकेशन लिया। फिर उसके बाद जामिया गए दिल्ली और फिर वो सफ़र आईआईटी और फिर उसके बाद आईएम की एमबीए हम सब ने सुना है। लेकिन मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले स्टूडेंट हैं या इस इलाके के, अररिया शहर के या अररिया के अतराफ़ के, जिन्होंने आईएम अहमदाबाद में जिनका दाखिला हो पाया है या वहाँ पढ़ने का सौभाग्य पाया है। बहुत से कम लोग हैं जो आईएम को जानते हैं। कैट एक एग्ज़ाम होता है जो बिल्कुल आप ये कहना जिस तरह से बाकी दूसरे टॉप एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं इंडिया के, यूपीएससी कह लें आप या मेडिकल के लिए एम्स कह लें आप, आईआईटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जो कैट का होता है। और बहुत ही मुश्किल होता है कैट को क्रैक करना। बहुत ही चुनिंदा और कम इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान के, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं, वो हैं जिनमें कैट निकालने के बाद एडमिशन के लिए उनको बुलाया जाता है। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे इलाके से भी, इलाके के ही एक होनहार हैं जिन्होंने कैट निकाला और आईएम से तालीम हासिल की और अभी फिर वेदांता रिसोर्सेस में, जो कि नेचुरल रिसोर्सेस की एक कंपनी है जिसमें कि ऑयल है, गोल्ड है, जितने भी किस्म के नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं उनके माइंस हैं और फिर उनकी रिफाइनरीज सेंटर्स हैं, उसमें ये भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरफराज साहब आपका हम खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैट के बारे में या आईएम का ख्याल आपके जहन में सबसे पहले आया कहाँ से? जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। बिकॉज़ पहले जब मैं यहाँ एजुकेशन लिया, जब मैं जामिया गया, जब मैं नवोदय गया, तो मुझे जामिया के बारे में पता चला कि जामिया एक संस्थान है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ का एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। और उसका फिर उस टाइम पे, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो भी थे, जो हमारे बड़े भाई थे, जितने गैयारी के और भी लोग थे जो कि जामिया से उस टाइम बीटेक कर रहे थे, तो हमारा भी एक सपना था कि जामिया से बीटेक करने का। जब मैं वहाँ जामिया गया तो वहाँ पर ये देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंजीनियरिंग में, और फिर एक आईआईटी का नाम मुझे पता चला क्लास 9th में। तो
मैं एडमिशन के लिए फिर एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया क्लास 10th में ही कि मुझे आईआईटी जाना है, क्योंकि बेस्ट टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी है। आईआईटी गुवाहाटी फिर मुझे मिला केमिकल इंजीनियरिंग, वहाँ से मैं बीटेक करने के लिए गया। फिर आपने कब बीटेक वहाँ से कंप्लीट किया? वहाँ मैं 2018 में बीटेक कंप्लीट किया। कैट का जो आपके सवाल पे आते हैं, कैट मुझे 2014 में जब मेरा एडमिशन हुआ, 2015 में मुझे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। पहली बार हाँ, आईआईटी गुवाहाटी में मैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सुना, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी कोई भी आईआईटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सब एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए। तो हमारा एक कॉन्फ्रेंस होता है ईयर टू ईयर कि कौन कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आप इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं। यूपीएससी का भी होता है, वहीं पर ऑडिटोरियम में हर बच्चों को बुला करके बताया जाता है। तो मुझे वहाँ कैट का एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद के बारे में मैं सुना था कि मैनेजमेंट एजुकेशन है, बट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इन सब के बारे में कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं था। ये माहौल है कि आईआईटी गुवाहाटी में अगर 700 बच्चे का बैच है तो 100 से 200 बच्चे हर बार कैट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में पता चला। तो इसका सिलेबस था 10th क्लास तक का मैथ्स, फिर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही कॉमन सिलेबस था। अच्छा, ये सिलेबस कैट का या बाकी जो टेस्ट होते हैं MBA के लिए, जैसे मैट है और आपको जेट है और भी 2-3 टेस्ट जी, ये उसमें कोई फ़र्क है या बिल्कुल सेम ही है दोनों सिलेबस? कैट का सिलेबस और जेट का सिलेबस आप सेम कह सकते हैं। एक एग्ज़ाम होता है स्नैप भी, जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, स्नैप वो पुणे में है, उसका सारा संस्थान, तो सिम्बायोसिस होता है। तो इन सब का सिलेबस सेम ही है। जेड से जेवियर इंस्टीट्यूट जो जमशेदपुर में है, वहाँ पे मिलता है XLRI, जो कि काफ़ी फेमस है हिंदुस्तान में। तो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक फ़ायदा हो जाता है साइंस वालों को, क्योंकि मैथ्स का नहीं करना पड़ता है। मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है काफ़ी। तो मैं जो डिफ़िकल्टी फेस किया वो हमेशा इंग्लिश में फेस किया। इंग्लिश वॉज ऑलवेज अ टफ सब्जेक्ट फॉर मी एंड इट इज़ स्टिल अ टफ सब्जेक्ट फॉर मी, बिकॉज इसका एक रीज़न मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाई किया, और फिर नवोदय में जब मैं गया तो वहाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स एजुकेशन था, तो वहाँ भी हिंदी मीडियम में कुछ सेम पैटर्न हो गया। तो मैं वहाँ पे डिसाइड किया क्लास 8th में कि ये हिंदी मीडियम से मुझे नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं जामिया का जामिया आप इस वजह से 8th क्लास में कोई नवोदय विद्यालय को तो नहीं छोड़ता है। हाँ, 8th क्लास में नवोदय विद्यालय को नहीं छोड़ता, ये सही बात है। तो बस वही मेरा लैंग्वेज का एक इशू था, जो कि मेरे भाई लोग और भी जामिया में पढ़ रहे थे उस टाइम। मेरा बड़ा भाई था जो कि मेरे से 2 साल सीनियर, वो ऑलरेडी उस संस्थान में थे। तो वो लोग बताते थे कि ये है। उन्होंने ही मुझे IIT के बारे में बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IIT, ये निकालो तुम। तो शुरू से एक था कि बेसिक एजुकेशन काफ़ी अच्छा हुआ था, नवोदय काफ़ी अच्छा बेस बना दिया था। तो भाई लोगों को भी और मेरे गार्जियन को भी ये कॉन्फिडेंस था कि ये लड़का कुछ करेगा आगे। तो इसलिए वो डिसीजन मेरा खुद का था कि नवोदय छोड़ करके जामिया जाना, और उस डिसीजन आज तक मैं इस चीज़ से खुश हूँ। सही वक्त पे मैं सही डिसीजन लिया। काफ़ी रिस्क है डिसीजन में, क्योंकि आप एक नवोदय में आप उस टाइम बच्चे छोटे एजुकेशन माहौल में अच्छा एजुकेशन है, और अररिया में काफ़ी फेमस स्कूल है वो, अभी भी अच्छा स्कूल है। तो ये एक बात आपने ये कही कि इंग्लिश स्टिल अभी तक आप ये फेस कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें एक तो ये है कि कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश होती है। yes. लेकिन आप जो फेस कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन तो आज न कल लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन आप उस कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या एक सब्जेक्ट के तौर पे जो खासकर कैट का जो सिलेबस है वो तो बड़ा ही डिफरेंट है बाकी जगह से, उस लिहाज से आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात, इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं इन सब कैट में इन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं बेसिस पे आते हैं। इन्हीं बेसिस पे सॉफ्ट स्किल, आपका थिंकिंग लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, कोई भी पैसेज को
बिकॉज आईआईटी गुवाहाटी में जब गया वहाँ पर माहौल मुझे एक मिला इंग्लिश का, तो वहाँ पे मेरा इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुआ। फिर IIM अहमदाबाद गया तो वहाँ भी काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू पीपल फ्रॉम अररिया, विथ रिस्पेक्ट टू पीपल फ्रॉम बिहार, बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, पीपल फ्रॉम दिल्ली, पीपल फ्रॉम साउथ, जिनको कोई दूसरा इन्वायरमेंट शुरू से जिनको शुरू से एक बेसिक एजुकेशन उन लोगों का क्लास 1 से एक एजुकेशन उनका तो ऐसे मदर टंग जिनका एक मदर टंग बन जाता है। लेकिन जो बेस है आपका उसमें कहीं आप वीक तो नहीं फील करते हैं आप? नहीं, शुरू से मेरा एक बेस था, मेरा मैथ्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, मेरा साइंस सब्जेक्ट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, और इंजीनियरिंग लेने का मकसद भी यही था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए। और इंजीनियरिंग में मैं केमिकल इंजीनियरिंग एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और मैंने काफ़ी पढ़ाई भी की वहाँ पर। लेकिन वही है, फिर एक जब मेरे दोस्तों ने जब कैट वगैरह के बारे में बताया कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, और आईआईटी गुवाहाटी कोई भी आईआईटी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपना करियर किसी भी पाथ पे चूज़ कर सकते हैं। वो बहुत कायदे से शेप दे सकते हैं उसको। काफ़ी स्टूडेंट रनिंग क्लब्स होते हैं, जैसे फाइनेंस क्लब, इकोनॉमिक्स क्लब, ये सब माहौल आपको यूनिवर्सिटीज़ में कम मिलेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये सब माहौल आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, और ये माहौल क्रिएट करते हैं प्रोफेसर्स या टीचर्स या उनका मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ये माहौल क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, आईएम में आखिर ऐसा क्या है जो बाकी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉर्मली एमबीएस की भरमार है जी, और इंस्टीट्यूट्स की भी भरमार है, इंजीनियरिंग में भी ये बात है जी। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही कायदे का है। तकरीबन 20 से 30 के आसपास इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे, कुछ एम्स में आते होंगे, कुछ मैट में भी हैं जी। तो आखिर क्या डिफरेंट है, मेथड ऑफ टीचिंग में है या इन्वॉल्वमेंट है वहाँ का कुछ इस तरह का? जी, आपने 2 पॉइंट मेंशन किया, वो दोनों पॉइंट वहाँ पर है कि मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस। जो भी मेथड ऑफ टीचिंग आपको मैट से मिलेगा या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से जो एमबीए होता है, वो एक है कि इंडियन माइंडसेट है और वो थ्योरेटिकल एमबीए करा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है आईआईएम अहमदाबाद का जो फाउंडेशन हुआ है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हुआ है। उनका था केस बेस्ड पेडागोगी। अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम को केस के तरह, हर एक सब्जेक्ट वहाँ पर केस स्टडी के तरह पढ़ाया जाता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, हर एक सब्जेक्ट एक केस के तरह पढ़ाया जाता है। कंपनी वहाँ पर है कि कोई भी कंपनी अपने पास्ट में क्या डिफ़िकल्टी फेस किया है, उन्होंने क्या एक्शन लिया था, तो वो उस बेसिस पे केस होता है जो प्रोफेसर्स आके उन केस को ओपन करते हैं, और उसमें क्लास पार्टिसिपेशन इज़ कंपलसरी। और इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 to 30% वेटेज क्लास पार्टिसिपेशन का होता है। ये आपको अदर कॉलेजेस में ये कहीं ना कहीं कम मिलेगा। मैं ये नहीं, तो केस बेस्ड पेडागोगी ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है स्टूडेंट को अपने ऑन द फुट सोचने का, कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे हो। अभी जो आपका वर्क प्रोफाइल है एज ए डिप्टी मैनेजर आप जो हैं वेदांता जिंक में जी रिसोर्सेज में, तो उसमें क्या है बेसिकली, काम क्या है आपका? आपका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का है, तो वहाँ इंजीनियरिंग का कोर काम है या फिर उससे हट के कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है? इंजीनियरिंग का मेरा कोई कोर काम अभी नहीं है। मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो मैनेजर लेवल पे रिक्रूटमेंट हुआ है, तो हमें जो वो काम कराते हैं वो मैनेजिंग लेवल पे कराते हैं। लाइक अभी मैं सीईओ ऑफिस का डेप्यूटी मैनेजर हूँ, तो वहाँ पे सीईओ ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं इतने सारे जगह से, इतने सारे प्लांट से, सीईओ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो सीईओ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी करके कौन सी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करना है, कौन सा प्रोजेक्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कितना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा, उन सब चीज़ का डिसाइड करके 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन का फोरकास्ट, एडवाइजर टू द सीईओ, एडवाइजरी टू द सीईओ। बाहर की जो एमबीए कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड की बात की आपने, और भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वर्क एक्सपीरियंस एक बड़ा कंपलसरी रहा है, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में इसकी रिक्वायरमेंट अब तक
इवन MBA जैसी चीज़ में भी वर्क मतलब पढ़ाई के बाद वर्क की बात होती है, उससे पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। ये यहाँ के भी इंस्टीट्यूट में वर्क एक्सपीरियंस का वेटेजेस हैं। वेटेज है ये बहुत, जैसे जब मैं कैट का तैयारी स्टार्ट किया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि वेटेजेस कैसे हैं इन। पहले एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशंस हैं, GD हैं। AWT है, एकेडमिक राइटिंग टेस्ट, ए से लिखवाते हैं, या कोई भी अच्छा। केस बेस्ड ही कोई ना कोई पैसेज होता है, उस पे क्वेश्चंस होते हैं, वो एकेडमिक ये राइटिंग सेकंड टेस्ट है नहीं? ये सेकंड फेज है, मतलब एंट्रेंस के बाद फिर एंट्रेंस आपको के बाद एकेडमिक राइटिंग टेस्ट? एकेडमिक राइटिंग टेस्ट, देन उसी दिन इंटरव्यू का भी प्रोसेस है, पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, तो ये तो वेटेज, उसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं है? ग्रुप डिस्कशन कुछ पहले कुछ था। IIMs में है, लाइक IIM अच्छा। शिलोंग ग्रुप डिस्कशन कराती है, बट IIM अच्छा, कैट का सिर्फ ये काम है कि वो कैट के बाद फिर वो IIMs को, हाँ। मतलब उनके बेस पे IIMs कॉल कर लेते IIMs का हर सिलेक्शन क्राइटेरिया एवरी हैं? सबका अलग है, इंदौर का अलग है, अहमदाबाद का अलग है, बेंगलोर का अलग है। अच्छा, हाँ, तो मैं इस पे ज़रूर आना चाहूँगा कि कैट का वेटेज काफ़ी कम है, 20% वेटेज ही है कैट का आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए। बाकी अच्छा। वेटेजेस है 10th क्लास में आपका स्कोर कितना है, 12th क्लास में आपका स्कोर कितना है, ग्रेजुएशन में आपका स्कोर कितना है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्कूलिंग में परसेंटेज कम है तो आपको कैट में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा टू गेट द शॉर्ट लिस्ट। तो ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, बहुत किसी को नहीं पता होता, उनको लगता है कि कैट का एग्ज़ाम से ही IIM होता है। कितने IIMs हैं अभी इस वक्त? अभी इस वक्त 19 या 21 IIMs हैं, जिसमें कुछ 2012 में अभी 8 न्यू IIM का इंट्रोडक्शन किया गया। जो बड़े IIMs हैं वो IIM अहमदाबाद है, फिर बैंगलोर है, फिर IIM कैलकाटा है, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, IIM कोझिकोड, ये बड़े IIMs हैं। बिहार में भी शुरू होने का है क्या कुछ? IIM बोधगया, बोधगया की बात है, शुरू हो गया? शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। 2012 से ही शुरू है, कैंपस शुरू है। IIM जाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप बेस्ट स्टूडेंट के साथ compete करते हैं, और कैंपस प्लेसमेंट इज ऑलवेज इजी केक है, मतलब ऑलवेज अ ब्राउनी पॉइंट देयर कि 100 ये चीज़ पता है कि जो भी IIM अहमदाबाद या बैंगलोर या कैलकाटा गया उसका 100% प्लेसमेंट उधर से होना है। क्या पैकेजेस होंगे इन जनरली, क्या क्या पैकेजेस इनके हैं जो अभी इस वक्त जा रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल? इस 2 साल 3 साल में ऑन एन लॉकडाउन से पहले, हाँ, ऑन एन एवरेज पैकेज ऐसा होता है कि 28 to 30 लाख पर एनम, ये एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज माना। बाकी हाईएस्ट भी है, लोवेस्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स के, हाईएस्ट तो करोड़ों में है, हाईएस्ट करोड़ों में होते हैं। घर में कैसा माहौल मिला आपको? जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन में जाना बड़ा सोचना, तो घर का कैसा माहौल आपका रहा? पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहा? नहीं, आप थोड़ा सा अपने बारे में ही बता दें कि जिस घर से, जिस ख़ानदान से आप आए हैं, जिस इलाके से आए हैं, वहाँ किस तरह का माहौल आपको मिला? जी, हमारा फैमिली में शुरू से हमेशा से एजुकेशन का माहौल रहा है। हमारे अब्बा हमेशा यही बोले हैं कि एजुकेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा कर जाने का, खासकर हमारे एरिया की तरफ से। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे IITs वगैरह का फ़ीस अभी काफ़ी बढ़ गया है, लाइक जब पहले मैं की था बनिस्बत, जी जी, तो 7 to 8 लाख 4 साल का फ़ीस आ जाता है, लेकिन वहाँ भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो 2014 में IIT गुवाहाटी और IIM अहमदाबाद का जितना भी फ़ी मुझे लगा है, तो वो सारा मैं स्कॉलरशिप से कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप या माइनॉरिटी मतलब स्कॉलरशिप, कई तरह के स्कॉलरशिप्स हैं जो कॉलेजेस में हैं। अगर आप अवेयर हैं तो उनके थ्रू भी अपने एजुकेशन को ले की फीस को आप फाइनेंशियल बर्डन कम कर फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया वही है, आपका अगर स्कोर हमेशा अच्छा रहा, एकेडमिक रिकॉर्ड अगर रहा। आपका अच्छा रहा तो आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट उसी हिसाब से वो दे देते हैं। जैसे मेरा कभी हिम्मत नहीं होता कि IIM अहमदाबाद का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाइक 26 लाख फ़ीस है, वहाँ से मतलब एक हिम्मत करना कि मुझे IIM जाना है। और अभी अगर किसी बच्चे का हो जाता है तो ये फीस की वजह से ऐसा तो नहीं कि वो रुक जाएगा, या उसके पास ऑप्शंस हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं रुकेगा।
बिकॉज आपको जैसे ही कॉल्स आते हैं IIM वगैरह से, अच्छा। तो ये बैंक वाले आपके पास इजी वो खुद लोन ही प्रोवाइड पहुंचते कर देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। आपको एडमिशन ऑफर लेटर पे लोन प्रोवाइड करते हैं। सर का आपका सुना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे हैं शुरू से बच्चे के एजुकेशन को लेकर के, तो क्या किस तरह का कॉन्शियस उनका रहता था, किस तरह का फोकस रहता था? बहुत सी चीज़ें उन्होंने खुद से पढ़ाई भी हैं आपको। जी, क्लास 8 तक का एजुकेशन उन्होंने मुझे खुद से दिया है। जो मैथ्स वगैरह है वो खुद से वो मैथ के टीचर हैं, तो मैथ्स वगैरह वो अपने से पढ़ाते थे हमेशा। तो इसलिए हम सभी भाई बहन में हम लोगों का मैथ्स सब्जेक्ट हमेशा से स्ट्रांग रहा है। रोज़ वक्त देते थे। मतलब अभी के पेरेंट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल है वक्त निकालना, उनके पास वक्त की कमी होती है, अपने बच्चों को 1-2 घंटा भी नहीं दे पाते हैं। जी, ये बहुत बड़ा इशू सब है। कुछ है लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है जी। और किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही बच्चे के लिए। अभी भी वो उनका नाती वगैरह नाती नतनी को अभी भी उनको अभी भी वक्त देते हैं। अभी भी वक्त देते हैं वो। तो ये एक माहौल मिला है आपको? ये एक माहौल मेरे घर में शुरू से है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है तब से ये माहौल है कि पढ़ना है। मतलब मगरिब का अजान हुआ तो उसके बाद तो पढ़ने। ये पहले था रिवाज के मगरिब के बाद हर जगह पे लोग बैठते थे, बच्चों को लेके बैठते थे। लेके यस। अब ये कि दुकानों की रौनक ज़्यादा रहती है और लेकिन घर सुना हो जाता है। उसके अलावा कैरियर ऑप्शंस में इस इलाके के लिए आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों की तरफ इलाके के बच्चों को जाना चाहिए? एक तो कस्टमाइज कैरियर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि बच्चा हमारा मेडिकल करेगा और बच्चा हमारा इंजीनियरिंग करेगा, बच्चा हमारा UPSC की तरफ जाएगा। ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन जिसको करके मौके हैं वो कर सकता है, तो कुछ उस तरफ अगर इलाके के बच्चों के लिए आप बताते तो बड़ी आसानी हो जाती है। जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं ये चीज़ लाने ही वाला था इस इंटरव्यू में। ये अभी जब हम भी पढ़ते थे, जब हम भी जामिया गए, तो हमें ये बताया गया कि ये इंजीनियरिंग है और इसका बेस्ट कॉलेज IIT है। तो उसके लिए हम लोग लग गए कि IIT निकालना है, किसी भी हाल में IIT निकालना है। और IIT हमने निकाला और वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द वर्ल्ड। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो वहाँ से फिर मैनेजमेंट की तरफ गए। तो यहाँ के बच्चों के लिए एक मेरा हमेशा से एक एडवाइस ये रहेगा कि 10th क्लास के बाद हमेशा से करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। करियर काउंसलिंग जस्ट आफ्टर 10th, या जब बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा हो तो उसका करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी IIM अहमदाबाद में हालांकि इंजीनियर्स काफ़ी आते हैं IIM, ज़्यादातर इंजीनियर्स आते हैं। मतलब क्रैक ही वही लोग कर पाते हैं, कैट बिकॉज उनका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होता है। लेकिन वो जो 30% होते हैं उनमें वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, ये फैशन का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वहाँ के बच्चे भी मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम निफ्ट। तो जो BCom है ये एक बहुत ही अच्छा निफ्ट इन डिज़ाइनिंग की तरफ से भी बच्चे आते हैं। हाँ, IIM कोई भी मैनेजमेंट में आपको हर तरह के डाइवर्स लोग मिलेंगे। इवन लॉयर्स भी MBA करने जाते हैं, इवन MBBS डॉक्टर्स भी MBA करने जाते हैं। तो ये तो करियर अच्छा, वो IIM का कल्चर आप कहिए बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया एक तरह से। और ये चीज़ IIM वालों ने ही किया है, डाइवर्सिफाइड। अगर आप उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी यह है कि 5% वेटेज ऐसा है, अगर आप इंजीनियर हैं तो 0 मिलेगा, नॉन इंजीनियर है तो आपको 5 में से 5। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि वो इंजीनियर्स को प्रमोट करते हैं बल्कि एक तरह से डिमोट करते हैं ताकि दूसरे डाइवर्स बच्चे आएँ। और ये कहीं ना कहीं बहुत सही चीज़ है। बहुत सही चीज़ इसलिए है कि अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। जब क्लास में डिस्कशंस होते हैं कोई भी केस पे, तो अलग अलग आइडियाज़ हर तरफ से आते हैं। इंजीनियर अगर थिंकिंग लेवल, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो मोनोटोनस होता है, वो इंजीनियरिंग बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत ही क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो ये डाइवर्स बच्चे ये सब आइडियाज़ लेकर के आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी उनसे सीखने को मिलता है, उनको भी हमसे सीखने को मिलता है। ये इसलिए ये एक अच्छा चीज़ है, इसलिए डाइवर्सिटी को वो लोग प्रमोट करते हैं। इवन लड़कियों के लिए भी डाइवर्सिटी प्रमोट करते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको 0 पॉइंट मिल रहा है सेकेंड स्टेज में। अगर आप फीमेल हैं तो 5% आपको मिल रहा है। क्या कैरियर ऑप्शंस हैं कुछ
जो जो करना चाहिए बच्चों को, जिसकी तरफ जाना भी चाहिए, अगर रुझान भी है? क्या सब्जेक्ट्स हैं जो उनको चूज़ करना चाहिए? सिर्फ साइंस ही है या कॉमर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो ली जा सकती हैं और उसमें कैरियर को शेप दिया जा सकता है? बिल्कुल। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कुछ कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि ये बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और इनसे ये श्योरिटी नहीं हो सकता कि आपने बीकॉम कर लिया या बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा आपको। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी मास्टर डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अगर MBA की बात करूं, अगर करियर पाथ उधर ले जाना है तो आप बैचलर एजुकेशन कहीं भी लाएं तो आपका बेस्ट है कि MBA कॉलेजेस में आपको जा कर के वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। वहाँ पे कंसल्टिंग फर्म या मार्केटिंग फर्म, जो कि उनको कोई इंजीनियर नहीं चाहिए जो कि क्वांट हैवी है, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स सोचता है। उनको चाहिए कि वो कंज्यूमर के बारे में कैसा सोचता है, वो एक नॉर्मल इंसान हमारे के बारे प्रोडक्ट में को कहाँ लेके जाएगा, इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो करियर ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है मार्केट में। क्या थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए इसको, क्या है डिज़ाइन? ये डिज़ाइन है 2-3 तरह का। एक है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, एक है वेब डिज़ाइनिंग, जो कि थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग है, थोड़ा सा लोग जानते हैं, थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में लोग जानते हैं। जो कि अभी जितने सारे ऐप्स हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, जितने भी सारे ऐप्स हैं, ये सारे डिज़ाइनर ने ही क्रिएट किया है। डिज़ाइनर्स और कोडर्स ने मिल करके ही क्रिएट किया। और ये कहीं ना कहीं उन डिज़ाइनर ने इन ऐप को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं कस्टमर जर्नी किया होगा, पेन पॉइंट समझा होगा कि क्या है, मुझे ये ऐप किस तरह से R&D होगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो करियर एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग की तरफ मत जाइए, लेकिन आप इंजीनियरिंग को पहले इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आपको इंजीनियरिंग सच में करना है, या आप बस पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर में आकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या सोसाइटल प्रेशर में आकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स या केमिस्ट्री या साइंस सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंजीनियरिंग आपको नहीं करना चाहिए। और अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा बूम हुआ है मार्केट में, कोई भी इंडिया मार्केट या कहीं भी मार्केट। उससे रिलेटेड फिर क्या कोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे एक ने तो कहा कि आपने डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चा कर सकता है, डिज़ाइनिंग की जैसे चीज़ें हो सकती है, अकाउंटिंग की चीज़ें हो सकती है। लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के लिए, तो यहाँ पे सीए का एंट्रेंस भी काफ़ी टफ है जी। बहुत ज़्यादा मैथ तो नहीं चाहिए, बट कॉमर्स चाहिए सीए के लिए। तो सीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन देता है। सीए है कंपनीशिप, सीएस वगैरह उसके, हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बैचलर ऑफ बीबीएस, ये जो मार्केटिंग, इन सब में भी स्पेशलाइजेशन। मतलब साइंस अगर आपका बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है तो उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जी। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप आर्ट से लेकर के आप भी पढ़ सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं। किसी बच्चे को मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं निफ्ट बताया या अदर। निफ्ट का क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए कि निफ्ट में क्या है, किस तरह के कोर्सेस हैं और क्या प्रोसेस है इनका भी? इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12th इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होता है। आपको बहुत हेवी मैथ्स, अच्छा, हेवी कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो बस IQ लेवल चेक करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, ताकि वो डिज़ाइनिंग में वो चीज़ें, क्रिएटिविटी निकल के आ पाए जी। इवन अगर आप कैट का एग्ज़ाम देखें तो कैट का एग्ज़ाम में 10th क्लास का सिलेबस है मैथ्स में भी। 10th का तो 10th क्लास तक तो हर कोई मैथ्स पढ़ता है, सही, वो तो कंपलसरी है हर किसी के लिए। यहाँ पे क्या होता है, 10th क्लास में स्टूडेंट को बताने वाला कोई नहीं होता है कि तुमको क्या करना है। बाकी एक तरह से आप यही कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है जी, लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो सीनियर्स हैं उनसे टच में रहना, या कुछ लोगों ने जो कुछ किया है उनसे अपडेट्स लेते रहना ज़रूरी है कि क्या क्या ऑप्शंस है और हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया था कि वर्क एक्सपीरियंस, कंपनीज इन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रीफर करती है। आपने ग्राउंड पे क्या किया है, कुछ कर पाए हैं? नहीं जी, वो ये चीज़ देखते हैं। इवन आपका सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको वर्क एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। मैं
जो भी MBA करना चाह रहा है, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, आफ्टर ग्रेजुएशन आप काम कीजिए 2 साल, आप 3 साल काम कीजिए, अच्छा। नॉट मोर देन 3 ईयर्स। 3 साल के बाद फिर वो प्रीफर्ड नहीं होता है। 3 ईयर्स तक आप काम कीजिए, फिर आप MBA कीजिए, वो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप बेस्ट कंपनी में आप वहाँ से रिक्रूटमेंट होकर के जाएंगे। कोई ऐसी बात जो मुझे पूछनी चाहिए थी या आप बताना चाहें? यहाँ के बच्चों के लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप पहले फंडामेंटल्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका अगर क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11, 12 आपने अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप हमेशा से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप हमेशा बेस्ट कॉलेज से करेंगे। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और पढ़ने का टाइम यही होता है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, ये 4 साल अगर जिसने भी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जिसने भी कर लिया तो उसको करियर में आगे कभी दिक्कत नहीं आएगा। एक चीज़ और इस संवाद के ज़रिए बताना चाहूँगा, जैसे मैं स्कॉलरशिप पे ही आऊँगा। जैसे अभी एजुकेशन काफ़ी महंगा हो गया है, ये सब बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन हो गया है। कोई भी चाहे IIM क्यों नहीं हो या IIT क्यों नहीं हो, तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इवन एक मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स होता है जो इन बच्चों को पता है, हर किसी को पता है, लोग हर बार बहुत सारे बच्चों को मिलता भी है। तो ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स में एक बहुत अच्छी बात है कि उनके कुछ लिस्टेड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IITs, NITs, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं टॉप स्टेट के या जितने IIMs हैं, तो इनको ये हम हमेशा 100% ट्यूशन फ़ी ये करते हैं, रिम्बर्स करते हैं। तो जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा स्मार्ट है, जो बच्चा कुछ करना चाहता है, उनको फाइनेंस की वजह से कभी वो पीछे नहीं रह सकता। सारे बच्चे MBA करना भी चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि ये इतनी सारी फीस मैं कहाँ से दूँगा। तो ये सारी स्कीम्स हैं, तो इन सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो ये 1 से 150 लिस्टेड इंस्टीट्यूट हैं, इनमें जैसे IIM अहमदाबाद का अगर 26 लाख फीस है तो 23 to 24 लाख आपको गवर्नमेंट पे कर रहा है। अगर आपने अच्छा स्कोर आपका अंडर ग्रेजुएशन में है, अगर अच्छा स्कोर आपका फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप की शक्ल में वो कहीं ना कहीं से जी कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मतलब अवेल किया, बाकी लोग भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं संवाद के ज़रिए ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ के बच्चे इंक्लूडिंग मी कि साइंस और मैथ तो पढ़ते ही हैं, और हमारा बेस भी बिहार के लोगों का या अररिया के बच्चों का बेस हमेशा साइंस और मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ के बच्चे अगर कहीं पे भी थोड़ा सा पीछे होते हैं तो वो लैंग्वेज कोर्स में होते हैं। लाइक मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा इंग्लिश। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि नॉवेल वगैरह पढ़ने का। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे जो भी IITs में थे या IIMs में थे, उन्होंने वो बच्चे क्लास 5 से नॉवेल पढ़ते हैं। तो उनको एक आदत था नॉवेल्स पढ़ने का, उनको हर एक चीज़ इंटेलेक्चुअल की तरह सोचने का। लेकिन ये चीज़ आप अंडर ग्रेजुएशन में जाकर के आप ये हैबिट नहीं ला सकते। तो उनके स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी नॉवेल एक सब्जेक्ट है। इवन आपको CBSE बोर्ड में भी एक नॉवेल एक सब्जेक्ट है, पढ़ के जाना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं उस टाइम पे नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, जब हम यहाँ एजुकेशन ले रहे थे। इवन जामिया में भी ये कल्चर कहीं ना कहीं नहीं था। जामिया में भी जब हम गए तो जामिया में भी मैक्सिमम बच्चे बिहार और यूपी के होते हैं, तो उनको भी एक मतलब वहाँ पे भी एक हर्डल्स था कि लैंग्वेज कोर्स का। तो लैंग्वेज एक रश है कि मैथ कर लेना है, साइंस कर लेना है जी, और पेरेंट्स भी यही चीज़ पे फोकस करते हैं। असल उसकी वजह ये भी है, असल बहुत जो कस्टमाइज करियर है हमारा कि हमको एक इंजीनियरिंग कर लेनी है और फिर मेडिकल कर लेना है, तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से भी फोकस सिर्फ उस तरफ हो जाता है जी। ये वाइड करियर ऑप्शन अगर जहन में रहे तो फिर लोग सोचेंगे भी जी, वही है वाइड करियर ऑप्शन वहीं से आता है जब आप नॉवेल पढ़ेंगे कि नॉवेल किसने लिखा है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों ने लिखा है, जो कि हर एक थॉट प्रोसेस उसमें दिया है। जब आप वो पढ़ेंगे
तब वो चीज़ समझ में आया कि देयर आर डिफरेंट करियर्स इन द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ता है आपका IQ क्योंकि लेवल भी आपको बढ़ता है। काफ़ी क्यूरेटेड नॉलेज आता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव का चीज़ें आता है। वो चीज़ आप सोचने लगते हो कि इन्होंने कुछ नोवेल, अगर कोई अपना बायोग्राफी लिखा है तो उन्होंने पूरी- कैसा पूरी किया, life उनकी होती पूरी है, लाइफ तो- जर्नी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये चीज़ सीखने को मिलता है। तो आपका इससे क्या लैंग्वेज भी बेटर होता है कि हम कोई ये उम्मीद करते हैं कि आप क्योंकि जो सबसे बड़ी कमी निकल कर आई है वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा मसला है जी। जो या तो लोग लेना नहीं चाहते हैं या उसकी वो अहमियत नहीं है। किसी को हमने नहीं सुना कि वो कैरियर काउंसलिंग के लिए कहीं जा रहा हो। जी तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है कि कैरियर काउंसलिंग के लिए लोग जाएं, और अगर कहीं पे कोई काउंसलिंग हो रही है तो उसको अटेंड करें। तो हम ये उम्मीद करेंगे आपसे कि अगर इस माध्यम से कुछ इस तरह के बच्चे हैं जो आपसे जुड़ें और कुछ जानना चाहें अपने कैरियर को लेकर के, तो आप अवेलेबल रहेंगे। और कुछ कुछ यहाँ के बच्चे भी अप्रोच किए हैं और हमने करियर एडवाइस दिया है कि इस तरह से तुम आप फोकस करो, जा इस तरह से सकते हैं। पढ़ो। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आपने वक्त दिया। आप देख रहे थे 10 संवाद। हमारे साथ थे सरफराज आलम, जिन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट किया है और अभी दिल्ली में पोस्टेड है। शुक्रिया। जी शुक्रिया।